तो अच्छा, कंस्ट्रिक्ट हो गई ब्लड वेसल्स का हो गया, एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स, मैंने बता दिया कि बाहरी मसल्स का नहीं, अंदरूनी मसल्स की बात कर रहा है ये, जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनको सिकोड़ने का काम हो गया। इंक्रीज द हार्ट रेट इंक्रीज करता है, स्पेशली इन विच केस हार्ट रेट इंक्रीज करेगा जब आपको भागना है। भागते वक्त खून का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई पूरी बॉडी में होना चाहिए, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज करता है। गुस्से में आ गए, पूरी बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और जब कोई खुश होता है तब भी ऐसा ही होता है, और जब स्टडियां चल रहे हैं तब भी ऐसा होता है, और कहीं पे भी हमथिंग वेयर आप एक नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा कंडीशन में जहाँ पे आपको दस जद्दोजहद करनी पड़ रही है, डांस कर रहे हैं, इस तरह की चीजों में ब्लड वेसल सॉरी ब्लड ज्यादा तेजी से दौड़ता है हमारी बॉडी पे, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन मीन्स जो लंग्स के लिए है, जो हमारे ब्रोंकास ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं मतलब, वो जो होते हैं उनको डायलेट करने का कार्य भी कौन करता है, सिंपैथेटिक करता है, ताकि ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा श्वास हम अंदर ले सकें। आप जब भागते हो तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करते हो, आप तेज तेज ब्रीदिंग करते हो, हाफते हैं ना हम, ये हाफने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज द जीआई मोबिलिटी एंड द सिक्रेशन, यानी कि जो हमारी गट की सिक्रेशन होती है उसकी मोबिलिटी को मीन्स हम ज्यादा अच्छे से कर सके, जब हम कोई और काम कर रहे हैं ना उसको डिक्रीज करके बाकी जगहों पे कार्य पे कर दे, इसलिए कहते हैं खाना खाते हो कभी टीवी नहीं देखना चाहिए। दिस इज ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। जो लोग खाना खाते हुए गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं ना, ये उनके लिए है। अपने बच्चों को रोकें इस सब चीजों से। कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको मना करता है, ये रोकता है। अब क्या होता है, खाना खाते वक्त आपका ध्यान उधर चला जाता है, अच्छा उसने क्या कहा, अब क्या होने वाला है, सास ने बहू को क्या कहा, तमाचा मारा, अगले एपिसोड में देखिए ये क्या होगा, आप नॉर्मल हो जाते हो। तो फिर खाना खाते हो, फिर खाना खाते हो जब तक वापस आते हो, ये क्या करता है, इस जगह पे क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, हल्का सा समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो आपके हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए थे ना, और जो एंजाइम सिक्रीट होने चाहिए थे ना, उसकी ना जो कार्य उस टाइम पे ना हो करके, आपने उसका सारा ध्यान ना टीवी पे या गेम्स पे या वॉट एवर न्यूज पे किसी पे भी लगा दिया, किसी की बात सुनते वक्त, ऐसा ऐसे आपने लगा दिया वहां पर। तो उससे क्या हुआ, सारा ब्लड जो था दूसरी तरफ चला गया, कंसंट्रेशन उधर चला गया। अब प्रॉपरली ना तो हॉर्मोन्स इतने सिक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि अब वो जो एक इसका ना एक मैकेनिज्म होता है कि यहाँ से ग्लैंड ने बताया कि मुझे ये हार्मोन चाहिए, पिट्यूटरी को जाके बताया, पिट्यूटरी ने हाइपोथैलेमस को बताया, हाइपोथैलेमस ने कहा अच्छा अच्छा ये वाले चाहिए, तो हाइपोथैलेमस ने फिर पिट्यूटरी को कहा हाँ हाँ चलो ठीक है, अपने हार्मोन रिलीज कर दो। फिर पिट्यूटरी ने इसको दे दिया कि हाँ ठीक है, आप ये वाले हार्मोन अपने पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को, ग्लैंड को, कि हाँ ये अपने हार्मोन आप रिलीज कर लीजिए, ये वाले जो हैं। और फिर ये जब रिलीज कर लेता है ना, उसके बाद ये इसको भेजेगा इन्फॉर्मेशन पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी भेजेगा हाइपोथैलेमस को, ये हाँ ठीक है बंद कर दो, ऐसे करके मैकेनिज्म चलता है। ऐसा होता है कि हाइपोथैलेमस को बोलेगा हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी को बोलेगा, नेगेटिव फीडबैक में ये होता है। नेगेटिव फीडबैक में होता है कि पहले हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, फिर ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि सॉरी ठीक है अब रोक दो, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ अब जब कोई अब इसमें एक और चीज होती है, खड़े होके खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड होता है वो पैरों की तरफ चला जाता है। आई मीन खड़े होने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो वो स्ट्रेंथ का कार्य कौन कर रहा होता है, ब्लड कर रहा होता है। और ब्लड को क्या करना होता है, नीचे की तरफ फ्लो होना पड़ता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो वहां पे भी हमारा काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो सिंपैथेटिक जो होता है हमारे डिक्रीज कर देता है जीआई मोबिलिटी एंड द सिक्रीशंस, ठीक है। फिर कंस्ट्रिक्ट करता है स्फिंक्टर्स और ब्लैडर्स एंड बाउल्स, सॉरी, स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे एक गोल सा होता है, इसको भी आप वॉल्व की तरह समझिए, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तब मैं समझा दूंगी एक बार, ये इसको वॉल्व की तरह ही समझिए आप, ठीक है। जो और ब्लैडर का मतलब यूरिन के लिए, और या फिर आपको अपने बाउल्स क्लीन करने होते हैं, एक्सक्रीट करना होता है, उसको भी कंस्ट्रिक्ट करने का काम जो होता है वो यही करता है। यानी कि जब अर्ज को आप कंट्रोल करते हैं ना, समटाइम्स वो जो कंट्रोल होता है वो भी यही करता है, ठीक है। समटाइम्स कईयों को आप नोटिस करोगे कि कंट्रोल भी नहीं हो पाता उनका, बिल्कुल ही वो क्या नाम है, कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका कंट्रोल लूज हो जाता है, कई बार आपने ये भी सुना होगा। बट ये मेजरली कंट्रोल का काम करते हैं, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करता है पीपल को। कंस्ट्रिक्ट का वर्ड मतलब लिख लीजिए सिकोड़ना, ठीक है। सिक्रिएट करना उसका स्राव, किसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एंड रेस्पिरेटरी का। सिक्रिएट करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से, उसका जो जो भी उसका रस है उसको निकालने का कार्य करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें जो रेस्पिरेटरी का जो एक्चुअल काम होता है उसको रोकता नहीं है,
ठीक है, उसको उसको शांत करने का काम करता है। ठीक है, स्लो द हार्ट रेट करता है, यानी कि जब आप भाग चुके हो, अब उसके बाद आप आराम करना चाहते हो, हाफ रहे हो, तो जो ब्लड का जो रेट है, जो पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, उसको स्लो डाउन करेगा। कौन करेगा? पैरा करेगा। फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी यही करता है, वो डायलेट करता था, ये रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका चार्ट बना के ही याद कीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इंक्रीज करता है मोबिलिटी को। आप आराम से शांति में बैठ के, कहते हैं ना, आराम से शांत वातावरण में बैठ के खाना खाना चाहिए, बिना बात करे। सिर्फ अटकने का ही नहीं होता कि खाना अटक जाएगा, ये रीजन भी होता है। प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिएगा। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं, डायबिटीज सबसे ज्यादा उन लोगों को होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रीम लेवल पे खाते हैं। दूसरा किसको होती है? जो जल्दी जल्दी खा जाते हैं बिना चबाए। और ऐसा केस तब होता है, जो या तो किसी से बात कर रहे होंगे, या किसी टीवी को देख रहे होंगे, या कुछ भी, कोई और कार्य साथ में कर रहे होते हैं, या उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे भागना है, मेरे को काम है मेरा, या मेरा ऑफिस है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इंक्रीज करता है मोबिलिटी को, लेकिन सिर्फ तब उस केस में जहां पे वातावरण आपका शांत हो, जहां आप बात नहीं कर रहे हो और और कोई कार्य नहीं कर रहे हो साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर, बिल्कुल ऑपोजिट आ गया ना, उसी का ही। कॉन्ट्रैक्शन में कर रहा है, ठीक है, और रिलैक्स कर रहा है स्पिंटर्स को। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और लेकिन स्पिंटर्स को रिलैक्स कर देता है। ये जो प्रक्रिया ना, यहाँ पढ़ोगे, ये किसमें पढ़ोगे? किडनी में। ठीक है, ये किडनी का ही ये उसका भाग है कि कैसे यूरिन बाहर निकलता है। ये दोनों चीजें ऑपोजिट ही काम करती हैं। ब्लैडर का कंस्ट्रिक्ट करना और स्पिंटर का रिलैक्स करना, ये दोनों चीजें आपस में उल्टे में ही काम करती है। ये मार्क कर लीजिएगा, ये दो जगह काम आएगा, और इसमें से आई डोंट नो क्वेश्चन बने या नहीं बने, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट इज इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, कि ये जब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कैसे इनिशिएशन और मेंटेन मेंटेन होना चाहिए फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके लिए भी ये पैरासिम्पैथेटिक वहां पे कार्य करता है। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। इस चैप्टर का होगा टेस्ट, मंडे को हो जाएगा आपका टेस्ट। टेस्ट होगा आपको आपका शाम को 7 PM। आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पूनम जी, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? मैम 31 पेयर। और वो, वेरी गुड वेरी गुड। और वो प्योर सेंसरी होती है, प्योर मोटर, या मिक्स्ड? मैम मिक्स्ड। प्योर सेंसरी। नहीं मैम मिक्स्ड। मिक्स तो होती है, उसके अंदर का कुछ भाग होता है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स जो बाहर की निकल रही वो होती हैं, वो प्योर आपकी सेंसरी होती है। बताओ कहाँ लिखा था? ढूंढो ढूंढो, कहाँ लिखा था? मैंने पढ़ाया था। मैम मैंने तो जो एक्चुअली मैंने सेरेबेलम से शुरू किया था तो वहां हम्म। से तो मैंने मिक्स्ड ही देखा है। कहाँ पे लिखा था बताओ? सर्वाइकल नर्व्स में लिखा था मैम, लिखा सेंसरी था। और मैम मोटर। हाँ। स्पाइनल नर्व से पहले जब आपने बताया था उसके हम्म। अंदर आपने लिखा था कि 31 हम्म, पेयर्स होता है, और हाँ जी हाँ उससे जी। जस्ट पहले जहाँ मिक्स नर्व्स थी तो वहां आपने लिखवाया था ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व्स। पक्का लिखवाया था, क्योंकि ये नोट्स में आपके है, और मुझे एक बार वो ही यस रीचेक मैम। करना है। एक मिनट मैम रुको, आपने मेरे को ना। सेरेबेलम जहाँ से शुरू किया था उसके बाद थर्ड या फोर्थ स्लाइड में है ये। मैं ना उस दिन आपको दिखाने के लिए ही, शो करने के लिए ही मैंने उस टाइम पे निकाला था। मुझे वो पॉइंट यहाँ पे मिला भी था। एफरेंट, हाँ एफरेंट इफरेंट मिक्स नर्व के बारे में दे रखा है ना मैम, उस वाली हाँ स्लाइड में है। यस मैम, एफरेंट इफरेंट के बाद हाँ, आपने उस पे मिक्स नर्व क्लियर लिखा लिखा है। है, मुझे पता है उसमें मिक्स और मिक्स्ड। एक मिनट रुके। मैम आप वो स्लाइड ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी जी, मैं दिखा रही हूँ। ये मिल गया। मैं एक्चुअली कल भी आपको यही दिखाने लगी थी, लास्ट क्लास में, आपको शायद याद होगा कि मैं आपको वो पॉइंट दिखाना चाह रही थी, कहाँ है कहाँ है। एक मिनट रुके, ये रहा वो पॉइंट, ये। यस मैम इसी में। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसको जरूर लिखिएगा। एक की स्पाइनल नर्व तो सारी मिक्स होती है, कल भी बात हो चुकी थी वैसे, जो लास्ट क्लास मतलब हुई थी, उसमें भी ये बात हुई थी कि स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, मिक्स्ड है, सेंसरी है, मोटर है। नहीं, इसमें सब कुछ मिक्स्ड होता है, क्योंकि इसको लाने का और ले जाने का दोनों को कार्य करना होता है।
ठीक है, इस वजह से ये मिक्स होती हैं। ये हम पहले भी समझ भी चुके हुए हैं और मैंने ये क्वेश्चन रिपीट भी किया था, उस टाइम पे आंसर भी हुआ था, पर मुझे ये लाइन नहीं दिख रही थी, तो मेरे को ये लाइन चाहिए थी, कहाँ थी ये वाली, उस दिन मुझे मार्क करने को नहीं मिल रही थी। क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें सिर्फ मिक्स्ड नहीं होती क्रेनियल नर्व में, इसमें सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, मतलब प्योर नहीं होता। ठीक है, प्योर नहीं होता इसके अंदर, क्रेनियल में भी मिक्स होती है। ठीक है, कुछ आपको मिलेंगी प्योर सेंसरी, कुछ मिलेगी आपको प्योर मोटर, और कुछ मिलेंगे मिक्स्ड। और मैंने ये आपको जब मैं आपको बता रही थी उस दौरान भी मैंने आपको लिखने के लिए कहा था कि कौन कौन सी ऑटोनॉमिक में आती है, मतलब मिक्स्ड में आती है, और कौन कौन सी प्योर में आती है। क्या ये आप लोगों ने लिखा था? नहीं तो मैं रिपीट करा दूं, क्वेश्चन आ जाता है इसलिए पूछ रही हूँ। लिखा था मैम। लिखा था ना, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर नहीं भी लिखा होगा तो मैं आपको उसका, नहीं तो एक चार्ट है मेरे पास, मैं नहीं तो वो सेंड कर दूंगी अगर आप कहेंगे तो। एक चार्ट और भी था, आपने से मुझे तो याद नहीं करा था वो चार्ट, के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के पास रॉसन विल्सन बुक है? ओके, हाँ जी आपके पास है, मुझे बताया। और नहीं है, ठीक नो है। मैम। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसमें ना एक पेज है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, दैट पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनिशियल फर्स्ट पेज है उस बुक का, ठीक है, उस बुक का फर्स्ट पेज पे ही ना बहुत सारे ऐसे सफिक्स एंड प्रीफिक्स है। वो सफिक्स और प्रीफिक्स से ना आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि ये चीज क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। वो सब चीजें जो आपको परेशानी करती है ना चीजें समझने में और याद करने में, कि क्या हम पढ़े क्या रहे हैं, तो वो सब चीजें वो दूर कर देता है। ठीक है, आज चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है नर्वस सिस्टम। ठीक, आज हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। एंडोक्राइन ही करना है या कोई और करना है, जल्दी बता दीजिए। मैं तो एंडोक्राइन सोच के आई थी। एंडोक्राइन कराइए मैम, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। हाँ, है तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। डाइजेस्टिव तो फिर भी इजी है मैम। डाइजेस्टिव तो लास्ट में कराऊंगी, वो सभी को आता है ऑलमोस्ट, उसमें ऐसा कुछ, इवन मतलब उसमें। रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा सा आपका यूरिनरी सिस्टम में थोड़ा सा उसमें हाँ वो है, समझने की है। हाँ, मैं इसके बाद उसे करवाऊंगी भी यूरिनरी किडनी वाला ही, कि जितने बाकी मेजर मुश्किल टॉपिक है ना पहले वही खत्म कराओ। एंडोक्राइन आज शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें से क्वेश्चंस बनते ही हैं। एक सेकेंड। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एंडो और एक्सो दोनों आते हैं, ठीक है। इसे हम ग्लैंडुलर बोलेंगे ज्यादा, सिर्फ एंडोक्राइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ग्लैंडुलर आपका चैप्टर है, ग्लैंडुलर सिस्टम। इसमें हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडो, एक एक्सो, ठीक है। जो एक्सो होते हैं ना उनके पास अपनी एक डक्ट होती है, और जो एंडो होते हैं ना वो डक्ट लेस होते हैं। वो क्या होते हैं, डक्टलेस। अभी डक्ट क्या होती है, डक्ट का मतलब अपनी खुद की गाड़ी है उनके पास, आप ऐसा समझे। और जो एक्सोक्राइन है, सॉरी, जो डक्टलेस है उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, और जो एक्सो है उनके पास अपनी गाड़ी है, दे हैव डक्ट्स, ठीक है। कुछ हमारे ग्लैंड्स ऐसे हैं जो बहरूपी नहीं बोलेंगे, बहुरूपी हैं। वो दोनों तरीके का काम कर लेते हैं, एंडो भी बन जाते हैं और एक्सो भी बन जाते हैं। तो वो ग्लैंड जो है वो सुपर डुपर आपके इंपॉर्टेंट बॉक्स के अंदर आते हैं। इस चैप्टर को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इसका बनेगा चार्ट। साथ साथ में आज आप चार्ट बनाते जाओ, यही आपके फाइनल नोट्स होंगे इसके। एक फेयर पेज लीजिएगा, साथ साथ में यहाँ लिख लीजिएगा जहां जहां आपका पॉइंट अगर स्लाइड की वजह से रह जाता है तो पेंसिल से वहां डैश कर दीजिए, उसे बाद में स्क्रीनशॉट, जब पढ़ते वक्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पढ़ने के बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो तुरंत ही वहां पे उसको रिफिल कर लीजिएगा, ठीक है। पर साथ साथ में फाइनल नोट्स बनाते जाइए, रफ से फेर मत कीजिएगा, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ग्लैंड्स की एक बार नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहता है वो। ग्लैंड कहता है इज एन ऑर्गन इन द बॉडी मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्रेटिंग सेल्स। सिक्रेटिंग मतलब जो स्त्राव करने वाली, स्त्राव करवाने वाली जो हमारी जो सेल्स हैं,
ये सेल्स ही इस तरह के बने हुए होते हैं इनके, इसके ऑर्गन के, ये खुद भी एक ऑर्गन है। ग्लैंड क्या है? खुद एक ऑर्गन है जो किस तरह के सेल से बना हुआ है? सिक्रेटिंग सेल से बना हुआ है, ठीक है। और जो ये ग्लैंड्स हैं ये टू टाइप के होते हैं, टू टाइप बेस्ड ऑन मोड इन विच दे आर रिलीज्ड एंड सिक्रेटेड। अब एक होता है रिलीज करने का कार्य और एक होता है सिक्रेट। सिक्रेट करके मतलब सिक्रेट हुआ बना के छोड़ने वाला, और एक होता है रिलीज करने वाला काम, छोड़ दो इसका स्राव, अब इसको रिलीज कर दो, उसको छोड़ दो। एक होता है कि बना बना के छोड़ना, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी इनका डिफरेंस इसकी वजह से आएगा, एंडो और एक्सो की वजह से। एंडो क्या कहता है? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। पहली चीज तो इसको लिख लो, अच्छे से मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडो होते हैं, एक्सो होते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें नो ट्यूब टू कैरी द वेरियस पार्ट्स, मतलब कि अलग अलग जगहों पे ले जाने के लिए ये बहुत सारे पार्ट्स नहीं कैरी करता, ठीक है। देयर सिक्रीशंस आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। जो ये सिक्रीट करते हैं ना वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही चला जाता है। अब एक क्या होता है, एक के पास अपनी ट्यूब है जो एक टारगेट ऑर्गन के पास जाके छोड़ती है उसको, टारगेट ऑर्गन में इसके फिक्स होते हैं, ठीक है। और एक होती है नहीं नहीं, सीधा ब्लड में दे दिया। अब ब्लड में ये है कि चीज बिखर गई है, अब बिखर गई तो उसको संभालेंगे कैसे, इसको लेगा कौन? तो इसको लेगा वो जो इसके खुद के रिसेप्टर्स होते हैं। याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी जब नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग की थी हमने, तब मैंने कहा था कि नर्वस सिस्टम दो चीजों में कार्य करता है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक होता है केमिकल वाला, ठीक है। जब केमिकल जो होता है वो कैसे कार्य करता है, जैसे कि रूम में छिड़का हुआ एक परफ्यूम, जो धीरे धीरे हम उसकी खुशबू लेते हैं। ऐसा तो है नहीं जैसे स्प्रे करो उसी वक्त हमें, विद इन लाइक, जैसे स्प्रे करो उसी वक्त ही ऑन स्पॉट प्रॉम्प्टली सेम टू सेम टाइम पे ही हमें उसकी खुशबू आ जाती है, नहीं। एटलीस्ट कुछ माइक्रो सेकंड्स लगे, पर कुछ सेकंड्स लगते हैं हमें हम तक उसकी खुशबू पहुंचने में। सेम ऐसे ही होता है, ये ब्लड में जाता है, लेकिन इनको रिसीव कौन करता है? जिसके पास उसके उसके रिसेप्टर्स होंगे। अगर आपको अपनी खुशबू सूंघनी है तो नाक होनी चाहिए सामने वाले के पास, अगर नाक नहीं होगी तो वो नहीं सूंघ सकता, प्लांट्स नहीं सूंघ सकते, राइट। तो ऐसे जैसे हम जितने भी जीव जंतु हैं जिनके पास नाक होगी या सूंघने की शक्ति होगी, सिर्फ वही कर सकता है। अब बॉडी में जिसके पास ये शक्ति, यानी कि ये कह लीजिए जो रिसेप्टर्स, इसको रिसेप्टर्स बोलते हैं, रिसीव करने वाला रिसेप्टर, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो जब ये सिक्रीट हुआ, स्त्राव हुआ ब्लड के अंदर डायरेक्टली, तो इसको रिसीव वही करेगा जो जो इसके रिसेप्टर्स जहां जहां बैठे हुए होंगे। अच्छा, इसकी ना एक चीज और समझिए, मैं इसको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या, जैसे कि कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि कहीं पे अगर कहीं कील बहुत सारे गिर गए हैं किसी जगह पे, और थोड़ा सा मिट्टी वाला जगह भी है, अब हर जगह पे ना वो कील ढूंढे नहीं जा रहे, तो लोग क्या करते हैं, आपने कभी मिस्त्री को देखा होगा, वो चुंबक लेते हैं और चुंबक कैसे घुमाते रहते हैं उसके ऊपर, उस एरिया पे, तो जितने भी कील होते हैं ना वो उस चुंबक पे चिपक जाते हैं और मिट्टी नीचे रह जाती है। आपको ढूंढना नहीं पड़ता। अब ढूंढते वक्त क्या होता है, कई कील चुभ जाते हैं हाथ में, तो उससे चुंबक ने क्या किया, चुंबक ने अपना काम करा, जहां जहां कील था, जहां जहां आयरन था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, राइट। ऐसे ही ये करते हैं। आप ये समझिए कि पूरे ब्लड में वो सारे कील फैले हुए थे, और जो उसके उसके रिसेप्टर्स थे वो एज अ चुंबक, यानी कि मैग्नेट वाले, जहां जब मैग्नेट होगी वहां वहां जाके वो कील चिपक जाएंगे, अब वो जहां भी थे, जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से एंडो का काम, ठीक है। फिर आता है एक्सो। एक्सोग्लैंड्स जो होते हैं इनके पास अपना एक डक्ट होता है, और ये सिक्रीट करते हैं फ्रॉम दीज ग्लैंड्स एंड कैरिड थ्रू द डक्ट्स, यानी कि इनका कार्य जो होता है, अपनी अपनी एक पर्सनल कार है इनकी, आप इनको समझिए ये वो कंपनी है जो अपनी कैब देती है, ठीक है। ये वो कैब प्रोवाइड करती है, ये वो है। उनके पास कोई कैब प्रोवाइड नहीं होती, कहते खुद आ जाओ ऑफिस, बस हमको सैलरी देंगे, कैब कोई प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे है। द डक्ट्स में ओपन आउटसाइड द बॉडी टू रिलीज सिक्रीशन, यानी कि जो डक्ट्स हैं वो हो सकता है कहीं, क्योंकि हर जगह हर ग्लैंड के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कैसे कैसे रिलीज करते हैं द सिक्रीशन आउटसाइड द बॉडी, रिलीज करते हैं, जैसे कि स्वेट हो गया, मिल्क हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है मिल्क रिलीज करती हैं फॉर द फीडिंग देयर बेबी, ठीक है। और स्वेट जो पसीना निकलता है, और मे बी रिलीज ऑन टू द अदर सरफेस विद इन द बॉडी, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस। मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे स्राव जो हो रहे हैं वो बॉडी के अंदर हो, वो कह रहे हैं बॉडी के बाहर भी हम स्राव को फेंकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो शरीर के अंदर की हम बाहर फेंक रहे हैं, वो क्या क्या है? उनमें से स्वेट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। पसीना बन के तो शरीर के अंदर से ही बाहर आया है ना, मतलब इतना पानी था मेरे अंदर,
बॉडी के अंदर इतना होता है, तभी तो स्वेट बाहर आया, ठीक है। सेम एज फॉर द मिल्क। अब ये मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है एंड द ग्लैंडुलर सिस्टम, ये सब कुछ आपकी इसमें नहीं है, कोर्स में भी नहीं है और वैसे पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, द हॉर्मोन्स एंड द ग्लैंड गॉट, आई मीन वो थोड़े विकसित हो जाते हैं, और जब द मोमेंट इट कम्स टू फीड देयर बेबी, अपने आप मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, राइट। एंड देन और मे बी रिलीज्ड ऑन टू अनदर सरफेस, यानी कि कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे की सरफेस पे जाके भी रिलीज कर रहे होते हैं, अपनी जगह पे तो रिलीज नहीं कर रहे होते, किसी रिलीज यहाँ एक पॉइंट ए से करा, मतलब रिलीज यहाँ से होना था, लेकिन पहुंचाया कहाँ पे, जाके रिलीज कहाँ पे करा, यहाँ पे किसी और ऑर्गन पे, ठीक है। अब जैसे डाइजेस्टिव जूसेस की बात कर रहे हैं, लीवर है, अब लीवर जूसेस क्या अपने पास रखता है सीक्रेट करके? नहीं। पेनक्रियास अपने पास रखता है? नहीं। ये सारे के सारे जो रिलीज करते हैं जूसेस, कहाँ जाके रिलीज कर देते हैं? दूसरे की बॉडी के पास जाके रिलीज करते हैं, सो दैट वी कैन यूज, या दैट ऑर्गन कैन यूज, ओके। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर थोड़ा सा ये जो है, ये लाइन कुछ ज्यादा वो नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी। हिंदी में है। अंतःस्रावी संस्थान उत्को या अंगों जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन्स कहा जाता है, से मिलकर बनता है। ये ग्रंथियां विशेष रसायन यानी कि स्पेशलाइज्ड केमिकल जो होते हैं। स्लाइड शो हो रही है? हाँ जी हो रही है, बाकी बताएं। क्या नहीं हो रही? यस मैम, हो हो रही रही है है। ना? हो रही है, ओके ठीक है। प्रियंका जी प्लीज आप एक बार देखो, ठीक है जी। फिर जो जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं, एक स्पेशल केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्पेशल केमिकल तो होते हैं, चलो ठीक है। ये प्रोटीन के भी बने हुए होते हैं। इन खैर आपको ये भी जानने की थी, नहीं एग्जाम में नहीं आता, पर फिर भी क्योंकि एग्जाम का लेवल बड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये हार्मोन कहते हैं इनको। एक्स्ट्रा सेलुलर स्थानों में स्रावित करती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया। हमें पता था ना कि सेल का ये एक सेल है, ये दूसरा एक सेल है, इसके बाहर का जो पदार्थ है ना सारा, एक मिनट को, ये जो बाहर का पदार्थ है ना, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसको इंटर सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, जो दो सेल्स के बीच का होता है। अगर सेल के अंदर का होगा तो इंट्रा, ठीक है ना। ये हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना, ये वो वाली बात ही है, ठीक है। फिर आता है, इन्होंने कहा कि स्थानों में स्रावित करती है और संपूर्ण शरीर में रक्त स्थान, अ, संपूर्ण शरीर में रक्त स्थान परिसंचित होते हुए उस लक्ष्य अंग यानी कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब सेल्स तो सिक्रीट कर दिया, ठीक है, सेल्स ने सब कुछ सिक्रीट कर दिया। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसने कहा था कि ये डकलेट्स होते हैं, ये ब्लड के अंदर जाते हैं, राइट। कील है, मतलब एक तरह से आप याद रख कीजिए यहाँ पर। यहाँ पे एंडो की बात आए तो एक बार दिमाग में रखना, वो कील है, उसको चुंबक पकड़ेगा, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि रिसेप्टर्स पकड़ेंगे। तो ये संपूर्ण शरीर में इसका परिसंचारण होना शुरू हो गया, और टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना पहुंच गया। टारगेट ऑर्गन अपने आप इसको खींचता है, जैसे आप ऐसे समझे। टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना ये पहुंच जाता है, जितना भी केमिकल रिलीज हुआ होता है, या हॉर्मोन्स हो, कुछ भी। मेजरली हॉर्मोन्स की यहाँ बात हो रही है। इस प्रकार की ग्रंथियों में वाहिकाएं या नलियां नहीं होती, अंततः इन्हें वाहिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है, यानी कि डकलेस ग्लैंड कहा जाता है, जो कि हम ऊपर अभी पूरी कहानी समझ के आए हैं। एक्सोक्राइन के बारे में सेम यही बात कह रहा है। हॉर्मोन्स, अब हार्मोन क्या चीज होती है ये आपको याद करना है। हर ऑर्गन का 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में होगा ग्लैंड का नाम, दूसरे कॉलम में होगा उसकी लोकेशन कहाँ है। जब आप ग्लैंड लिख रहे हो ना, तो लोकेशन उसी के अंदर लिख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे कॉलम में लिखिएगा हार्मोन, तीसरे कॉलम में लिखिएगा उसका यूज या उसका फंक्शन, वर्किंग, ठीक है। यही लिखना है और यही चार्ट याद करना है, दैट्स इट, खत्म। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इसी में ही, ठीक है। फिर तो हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है। अब हॉर्मोन्स में अब ये बता रहा है कि पिट्यूटरी कहाँ पे है और पीनियल कहाँ पे। पीनियल का मैं भी इसमें एक चार्ट अच्छा सा भी आएगा एक आगे, उसमें हमको पीनियल समझ आ जाएगा। पीनियल वैसे पीछे की तरफ होता है ना, जैसे कि ये हाइपोथैलेमस हो गया, सॉरी थैलेमस हो गया, यहाँ पीनियल होता है, ये वाली जगह पे पीनियल होता है, और यहाँ पिट्यूटरी होता है। पहले यहाँ पे हाइपोथैलेमस आएगा, फिर नीचे छोटा सा से मटर के दाने की तरह लटका हुआ, चेरी की तरह, वो क्या होगा, हमारा पिट्यूटरी होता है। यही याद करके आए थे ना हम पीछे, बताओ। यस मैम।
जी, है ना। Yes. तो यही करना है, ऐसे ही याद भी करना है कि अच्छा ये नीचे की तरफ है, ये नीचे लटका वाला पार्ट है, ऐसे चेरी वाला, ये वाला काम करता है। वो पीछे वाला जो था पीनियल, वो मेरी नींद वगैरह के लिए काम करता है, स्लीप साइकिल पे काम करता है, और जो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, जब साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, जनरल साइकोलॉजी पढ़ोगे, स्लीप साइकिल वाला पढ़ चुके हो, पढ़ने वाले पढ़ोगे, बताओ, जनरल साइकोलॉजी आप पढ़ चुके साइकोलॉजी हो? अभी पढ़ेंगे। बाकी है मैम, हाँ जी, अभी नहीं हुआ बाकी साइकोलॉजी। अभी है। नहीं हुआ। अच्छा, अभी करोगे ना आप लोग। तो उसमें क्या करना, जब चैप्टर स्टार्ट करने लगोगे ना, तो ऊपर पहले से ये बना लेना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये बना लेना पीनियल ग्लैंड का। ठीक है, फ्री सेकंड जब आप वो थीटा गामा, अल्फा थीटा गामा, एंड एक और होता है अल्फा बीटा गामा थीटा, ये जब आप पढ़ोगे उसके अंदर वो पूरा आ जाएगा। तो ये पर आप ग्लैंड का ये इसमें बना लेना, इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने भी मेंटली वहां अपने भी मैपिंग हो जाएगी आपकी ब्रेन पे इस पे। ठीक है, चलें अभी इसको आगे देखते हैं एक बार। हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? सेल और टिश्यू। हॉर्मोन्स किसी अंतःस्रावित यानी कि सेल और टिश्यू द्वारा उत्पादित एक विशिष्ट केमिकल है, यानी कि सेल से निकला हुआ या टिश्यू से निकला हुआ एक केमिकल है। इन हॉर्मोन्स की क्रिया किसी विशेष यानी कि टारगेट सेल पर ही होती है, यानी कि जिस टारगेट सेल के लिए उसको बनाया गया है उसी के लिए है। जैसे कि ये थाली में खाना, एक माँ ने थाली में खाना डाला है, ठीक है। अब चाहे सामने सासू माँ आए, ससुर जी आए, या अपने पतिदेव खुद आ जाए, ये किसी को नहीं देगी माता, ये माता देगी पहले अपने बच्चे को, क्योंकि थाली सजाई अपने बच्चे के लिए। अब यहाँ मैं उनकी बात नहीं करूंगी जहाँ उनकी थाली अपनी खुद की थाली होती है, बच्चा आजा खाना मांगे तो वो अपनी थाली में से खुद निकाल के दे देंगे, माँ तो कहेगी मैं बाद में देख लूंगी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिसके लिए बनाया है, जिसके लिए वो चीज ली है, ये उसी पर ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, आप हार्मोन जब लिखोगे ना, जब लिख रहे होगे हार्मोन ऊपर कॉलम में, जब 3 कॉलम बनाए ना आपने, ऐसे ऐसे करके 3 कॉलम बनाए, 1 मिनट रुके, आपने 3 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। यहाँ आपने हार्मोन लिखा है, हार्मोन के साथ ही लिखिए केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन के साथ ही ऊपर ऊपर ही लिखिएगा, कहीं और नहीं लिखना, नीचे अन्य नाम करके नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आता है कि हार्मोन्स मुख्यतः प्रोटीन यौगिक होते हैं, लेकिन कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि मेजरली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और कुछ स्टेरॉइड्स में होते हैं। कई बार सुना है आपने, इसने स्टेरॉइड्स खाए होंगे, कई बार सुना होगा आपने, वो जिम करते हैं ना तो स्टेरॉइड ज्यादा ले लेते हैं तो उनका हाल ऐसा हो गया। ये इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, सॉरी प्लास्टिक नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई होंगी, स्टेरॉइड ज्यादा ले लिए होंगे, इनका अच्छा अच्छा कोई इलाज हुआ है, दवाइयां चल रही है इनकी, ओके, स्टेरॉइड शायद ज्यादा हो गए होंगे। तो ऐसे कई बीमारियां जहाँ पे स्टेरॉइड्स की एक्शन में क्षमता थोड़ी, सॉरी जो उनका पोटेंसी लेवल होता है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पोटेंसी लेवल का मतलब क्या हो गया? उनकी कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हम, जिनको कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल इंसान अगर खा रहा है ना, तो मान लीजिए उसको 1 ग्राम खाना है, जो कि बहुत ज्यादा बता रही हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। दवाई के अंदर 1 ग्राम है सिर्फ, अभी कंपैरिजन के हिसाब से। लेकिन जो ये लोग होते हैं ना जिनकी स्पेशली कोई सर्जरी हुई हो, या कोई स्पेशलाइज्ड वो जैसा जिम वगैरह में कर रहे हैं, ऐसे हो गया, या कोई और ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड कोई भी, जैसे कि हाँ जी आप वेट लिफ्टिंग में देखते हैं स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं, राइट। तो वो हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, इट जस्ट गिव यू सो मच ऑफ स्पार्क कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप भारी से भारी चीज उठा सकते हो, आप हनुमान जी बन जाते हो कुछ सेकंड्स के लिए। सोचिए, योग में भी तो हम यही कर रहे हैं, ये बल कहाँ से आता है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियां कहाँ से आती है? हनुमान जी वाली। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, इंटरनली हम काम करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं, और पूरा पूरा राम ध्यान करते हैं। आप किसी भी परमात्मा में ध्यान कीजिए, मतलब आप वो ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो हनुमान जी वाली जो अष्ट सिद्धियां हैं वो हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। तो जितना बलशाली जो होता है वो भी होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी दंड पेलते थे वो हमेशा आपने नोटिस करा होगा, दे आर हनुमान भक्त, मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग एवरी वन, ईच वन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मोस्टली दे आर। तो वो जो कुछ चीजें वहां से निकलकर उनको समझाने के लिए होती है, इफ यू आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स यू वन गोल एंड यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर इट डेली, डे बाय डे आप उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका जो स्टेरॉइड लेवल है, स्टेरॉइड लेवल मतलब जो हार्मोन है, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इन अ गुड वे। अब ये गुड वे कैसे हो गया?
अगर जिम करने वाला स्टेरॉइड अगर उसके ज्यादा हो रहे हैं तो वो बैड वे हो गया, लेकिन अगर कोई यौगिक बढ़ा रहा है तो वो गुड वे हो गया। क्यों जी? क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, हर चीज के साथ धीरे धीरे लेकर चल रहा है। जैसे एक घर का निर्माण होता है ना, तो धीरे धीरे करके निर्माण होता है। अगर उसको झटके से ही आपने इतना बड़ा खड़ा कर दिया तो 10 चीजें तो आप समझ जाइए कि वहां पे पाइप तो लीक होगी होगी, जो घर को बनाने के लिए जो पिलर्स डाले गए होंगे उसको कुछ कहते हैं, वो लेंटर वो प्रॉपर्ली नहीं डले हुए होंगे, जो पूरा छत बनाई होगी वो प्रॉपर्ली ठीक से नहीं बनेगी, तो 10 से नहीं बहुत सारी ऐसी कमियां निकलेंगी, और जो कि रूट लेवल पे कमियां मिलेंगी अगर कोई जल्दबाजी में ऐसे काम करेगा। और ये दूसरी भाषा में बोल देते हैं तो वो भी अच्छा, एक और बात बोल देते हैं, जल्दी का काम शैतान का काम। तो ये भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये आपको जो हम कई साल लगा के मेहनत से ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी एनर्जी अंदर स्टोर करके इन सब चीजों को स्टोर करते हैं और इस लेवल को बढ़ाते हैं, इस पे काम करते हैं इंटरनली। योगिक भाषा में कह रही हूँ, योगिक जो लाइफ है उसमें ये हो रहा है। वही जिम वाले जो होते हैं, जो मैं उनकी बात करूँ, जिम में जो लोग लेते हैं, हर कोई जिम वाला नहीं लेता, सिर्फ कुछ लोग जो लेते हैं मसल्स और मसल पावर, तो वो तो झटके से ले रहे हैं। झटके से तो बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाती ना। आपको अगर मैं प्योर दूध दे दूं, बिल्कुल प्योर मिल्क दे दूं मैं आपको, ऑफ कोर्स आफ्टर पेस्चराइजेशन, आप नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, एक्सेप्ट द पीपल हु आर लिविंग इन द गांव या विलेज में जो रहते हैं उनको छोड़कर। वो लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो हम शहर के लोग हैं, हम एक कप भी प्रॉपर प्योर दूध मुझे दे दिया जाए, मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकती, मुझे वॉमिटिंग लग जाएंगी। ये हम सब जानते हैं, हम प्योर चीज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपको इतना ज्यादा एकदम से बहुत कुछ दे दिया। अब सोचें, इसके अंदर एक और चीज में रिलेट कर देती हूँ यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये ना झूठ है, ऐसी है बोगस बातें हैं कि कुंडलिनी जागरण करना हो ना तो आपको आपको ना वो करना होगा, क्या नाम है, आपको गुरु के सानिध्य में करना होगा। तो और अदरवाइज कुंडलिनी जागरण होगी तो कोई गुरु सामने होना चाहिए, सो दैट आपको वो कंट्रोल कर सके। कंट्रोल किस चीज का? क्या कंट्रोल? क्या हो जाएगा कुंडलिनी जागरण हो जाएगा तो? इसमें गुरुजी की क्या जरूरत है? हम तो पढ़ रहे हैं शास्त्र, खुद कर लेंगे कुंडलिनी जागरण। इतने हमने उपनिषद पढ़ लिए, सब कुछ कर ले, खुद ही करेंगे। हम नहीं जा रहे गुरु के निर्देश में नहीं कर रहे। ये होगा आपके साथ, उस इंसान के साथ। एक्सट्रीम जंप मारेगा, कंट्रोल में कुछ नहीं आएगा, कुछ कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर जब हार्मोनल और स्टेरॉइड का जब जर्क आता है, जब स्ट्रॉन्ग एकदम से ऐसे एक पीक पे जाता है, तो इसका परिणाम तो आप सब जानते हैं। कौन बता सकता है इसका परिणाम क्या होता है? एक तो सबसे सबसे कॉमन परिणाम है, दो दो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली हीरो हीरोइंस पे, हमें एक्ट्रेस पे, मतलब बॉलीवुडली हम देखते हैं, हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा, हम जिम की तो हम कहानियां या सुनते हैं। हाँ जी, बताइए कल्याणी हाँ, जी। और मैम जिन लोग कोर्स में मैं इस मूवी भी देखी हूँ, सच है कि नहीं नहीं जानती हूँ। मतलब हम्म। वो स्टेरॉइड लिए तो फास्ट हो गया, ऐसे जीत गए, तो फिर उसको मतलब उसके ऊपर केस हुआ, तो हाँ ऐसे हाँ, मैं सुन मतलब ये सही सुन सुना है आपने, ऐसा। बिल्कुल ठीक सुना है, और ये तभी केस होता है। आप बताइए, आप मेहनत कर आए हो, आपने बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, आपने सब कुछ करा, दिन रात करा, और कोई इंसान चीटिंग करके वो पेपर पास कर ले, आपको कैसा लगेगा? किसी को भी कैसा लगेगा? बुरा लगेगा तो ना, बुरा ये काम है। चीटिंग है। ये वो चीटिंग है। वेट लिफ्टिंग में मेन काम ही क्या है? पावर का। एक तो पोस्चर तो सबको बनाना आ ही गया ना, कि किस पोस्चर में मुझे उठाना है। वो तो मैं आपको बताया था कि स्पाइनल नर्व्स बिल्कुल क्रैक हो जाती है, टूट जाती है नर्व, अगर ठीक से ना वेट लिफ्टिंग में पोस्चर ठीक ना हो। उसमें श्वास का सबसे बड़ा रोल है, वेट लिफ्टिंग में बहुत बड़ा रोल है श्वास का। अगर कोई एक्चुअल जेन्युइन वेट लिफ्टिंग करता है ना, या कोई वेट लिफ्टर हो, कभी उन्हें पिंग करके देखिएगा उनके उसमें, तो वो आपको बताएंगे कि देयर इज अ वेरी आई मीन थिन और की रोल ऑफ योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट पैटर्न while lifting any sort of thing, like चाहे वो 15 किलो हो, 20 किलो हो, 35 हो, 100 हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट एक और चीज बता देती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं। बाथरूम में जनरली लोगों के साथ वैसा होता भी है, चुक निकल जाती है, पंजाबी में कहते हैं चुक। आई डोंट नो बाकी उसमें कल्चर में क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो वो क्या होता है, कमर में कमर लचक जाती है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, शायद ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो वहां से उनको प्रॉब्लम होती है, तो मतलब कि उनकी कमर में दर्द होती है बहुत ज्यादा, फिर वो ठीक नहीं होती। तो वो यही वजह होती है, गलत तरीके से आगे झुकना, और बिना सांस छोड़े या बिना सांस लिए वाला करके झुकना, उसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो गई होगा, फॉर श्योर हो। ठीक है।
एक तो यहाँ से क्लीन हो गया, ये तो 2-3 चीजें आपकी क्लियर हो गई इसके अंदर, 1-2 चीजें नहीं है। ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर लोकेट होते हैं, ठीक है। ओके। हॉर्मोन्स का रक्त में सामान्य मात्रा से कम या अधिक होना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे बात, कम होगा तो अंडर में आ गए, अगर ज्यादा हो गया तो ओवर में चले गए, ठीक है। ये इन्होंने ग्लैंड्स बताए हैं, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड गले के अंदर होता है बटरफ्लाई शेप, पैराथायराइड उसी के पास होता है मटर के दाने की तरह, एड्रीनल ये टोपी बनी हुई है जो ये वाली, फिर पेनक्रियास ये अपनी पूरी शेप ही दे रखी है, देन टेस्टिकल्स हो गए इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन कौन से वाले ग्लैंड्स होते हैं उमेश जी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैम, ये पैंक्रियाज भी ना, दोनों है ये। बिल्कुल एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन नॉर्मली आपको थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है आपका। नहीं नहीं, ये डक्ट वाले होते हैं, विदाउट डक्ट वाले होते हैं। ये विदाउट डक्ट वाले होते हैं एंडोक्राइन, वेरी गुड, ठीक ब्लड है। में जो ड्रॉप करते हैं हार्मोन्स वगैरह को। जी, यही मेन जानने वाली चीज हाँ, ज्यादा थी हमारे लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा प्लीज, जब आप लिख रहे होगे ना, जब मैंने आपको कहा है कॉलम बनाने वाली बात बोली है ना, तो जो ये वाले मेजर पॉइंट है ना, इनका अन्य नाम की तरह या डक्टलेस है या विद डक्ट वाले हैं, ये उन्हें एंडोक्राइन लिखते वक्त उसी के साथ लिखना है, ठीक है। ये उनके साथ अलग से अन्य नाम करके ए के ए करके ऐसा कुछ नहीं लिखना, उसी के साथ लिखना है आपने, तभी याद रहेगा कि इसका नाम क्या है। और ये चार्ट आप आज ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारे के सारे साथ साथ में प्रिपेयर करो, बाद में क्या करना है साथ साथ में करो, और इसको अपने सामने छाप दो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस सिस्टम में से एक क्वेश्चन जनरली फिक्स है ही है, आता ही आता है। रेयर चांस होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या कहते हैं हमारे, पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, स्पेलिंग गलत है। फिर आया थायराइड ग्लैंड आ गया, फिर आया पैराथायराइड, एड्रीनल सुप्रा एड्रीनल सुप्रा रीनल ग्लैंड आ गया। रीनल वर्ड जहां आता है वो किडनी के लिए संबोधित होता है। देन पैंक्रियाटिक आइलेट्स एंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये जो सेल होते हैं ना उनकी, उनको कहते हैं किसके, पैंक्रियास के, ठीक है। फिर आता है पीनियल ग्लैंड और बॉडी, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का जो पार्ट है, अब पीनियल ग्लैंड की जो पूरी फुल की बात कर रहे होते हैं हम, उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। थाइमस हो गया, गोनाड्स हो गए, ओवरीज हो गई एंड टेस्टिस। गोनाड्स के अंदर ओवरीज एंड टेस्टिस आ रही है, अलग से गोनाड्स मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब मैं लाइन ही अलग से मार्क करती हूँ, इसके अंदर ये आता है फिर इसके अंदर ये आता है, दो हो गए, ठीक है। एक ये, एक ये, ठीक। इनकी इनकी जो लोकेशन है, मार्क माय वर्ड्स की लोकेशन से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपनी लोकेशन इसके अंदर जरूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आता है चार्ट का असली स्टार्टिंग यहाँ से, कि कौन सा ग्लैंड क्या स्राव करता है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या हर जगह पे नई नई इन्फो वो दे रखी है स्पेलिंग सॉरी, ठीक है। हाइपोसिस को हाइपोसिस भी कहते हैं। ये ग्रंथि दो भागों में विभाजित की जाती है, कैसे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एक अगला भाग और एक पृष्ठ भाग। अग्रभाग, पृष्ठ भाग, अग्रभाग, पृष्ठ भाग। अग्रभाग को क्या कहेंगे, एडिनो हाइपोसिस, और जो दूसरा पोस्टीरियर भाग होता है उसको कहते हैं न्यूरो हाइपोसिस, ठीक है। अब ये एंटीरियर लोब जो होता है हमारा, एंटीरियर लोब ये रहा। एंटीरियर लोब वास्तव में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब वास्तव में, इन एक्चुअल हम क्या कहेंगे, एंटीरियर लोब जो होता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं, कहते हैं। इससे हमें 7 हार्मोन्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 7 हार्मोन्स। पोस्टीरियर से हमें कितने मिलते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं, वो इसलिए बोल देते हैं इस वाले को, एड्रीनल को, सॉरी एंटीरियर लोब को। जो एंटीरियर लोब किसका, पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है, उसी को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्लैंड, सॉरी मैक्सिमम जो हॉर्मोन्स है वो यहीं से सिक्रीट होते हैं, चाहे वो किसी को स्टिमुलेट करने का हो, चाहे किसी को रोकने का हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम मेजोरिटी यहीं से निकलती है। इसलिए इसको हम मास्टर लेवल पे लेके चलते हैं, कि इसने जो कह दिया ना होगा वही, इसने जो कह दिया करना वही है,
एक तो होगा वही, करना वही, और ये करेगा भी वही, इस तरह से होता है। ठीक है, इसलिए इसको अपने में ही एंडोक्राइन का नाम दे दिया, ये खुद अकेला एंडोक्राइन के नाम से जाना जाता है। 7 हार्मोन मेजर है। ठीक है, और पोस्टीरियर लोब क्या करता है, जो इसका पृष्ठ भाग है, वहां से क्या होता है, से संबंधित है, और नर्वस का बनना होता है। नर्वस का बनना से मतलब क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम में जो अपनी खुद की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए बात कर रही है। ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, हम सब जानते हैं, पीछे की तरफ, सॉरी आगे की तरफ जो होता है पिट्यूटरी, छोटी सी ग्रंथि है ना, छोटा सा बैग टंगा हुआ है जो चेरी की तरह, ये वहीं पे होता है, और इससे 2 हार्मोन का स्राव होता है, लेकिन इनका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला स्राव, निकलने वाले हॉर्मोन्स बना कौन रहा है, हाइपोथैलेमस बना रहा है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री कौन है, हाइपोथैलेमस, लेकिन उसका रिटेलिंग, उसकी उसकी जो डिलीवरी है वो कौन करता है, वो करता है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, और फिर इनको स्टोर तथा इस यहाँ से प्रवाह होता है, प्रवाह कहाँ से होता है, यहीं से निकलता करके आगे जाता है। एडिनो फायोसिस, सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी होता है अग्रभाग, आगे वाला भाग, जो इनसे ये निकल रहे हैं ना स्त्राव, ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा समराइज कर लो, मुझे लगता है आप शायद कंफ्यूज हो रहे होगे। जी, अग्रभाग पृष्ठ भाग पिट्यूटरी है, ये 2 भाग है, एक एंटीरियर है, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है। ये अकेला खुद में क्या है, पूरा पोस्टीरियर है। ठीक, जो एंटीरियर लोब है, इससे हमारे 7 हॉर्मोन्स निकलते हैं। पोस्टीरियर जो होता है वो नर्वस का बना हुआ होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम का भाग होता है ये वाला, और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला अटैच होता है किससे, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। इसके 2 स्राव होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस में इसका निर्माण होता है किसका, जो 2 हार्मोन्स बना रहा है वो इसी के अंदर बना रहा है। ठीक है, और यहीं पे स्टोर भी यहीं पे रहते हैं। ठीक है, जब तक इसकी जरूरत ना पड़े तब तक ये यहीं पे स्टोर रहते हैं। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। यस मैम, क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये चीज समझ नहीं आती ना, तो फिर थोड़ा समझ नहीं आता कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो गया। ठीक है, चले, एडिनो हाइपोसिस क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं अग्रभाग हूँ, एंटीरियर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है, इसने कहा था कि मैं तो भाई 7 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो सिर्फ 2 करता है, वो भी हाइपोथैलेमस को दे देता जाता है, मतलब सॉरी देता नहीं है, हाइपोथैलेमस वो सीक्रेट करता है, तेरे बनाता है और वहां स्टोर करके रखता है उसे। ठीक है, ये इन्होंने दिखाने की कोशिश भी करी है, अग्रभाग और ये पृष्ठ भाग, ये दिखाने की कोशिश भी की है इन्होंने, ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। ठीक है, चलो अब देखते हैं 7 हार्मोन कौन कौन से हैं ये देता है। एक ग्रोथ हार्मोन, वैसे ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है, हड्डियों का बढ़ना, लंबा होना, हाइट जो निकलती है बच्चों की, वो सब कुछ। और फिर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, सोमैटो वर्ड किसके लिए यूज होता था, टमाटर का जो दो डिवीजन है ना, एक ऑटोनोमिक और एक सोमेटो। हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर आता है प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये प्रोडक्शन के लिए यूज होता है फॉर फीडिंग देयर ओन बेबी। ठीक है, इन फीमेल्स। ठीक है, फिर आता है TSH स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेटरी हार्मोन क्यों रिलीज होता है, इसकी एक साइकिल है, इसकी क्या साइकिल है, थायराइड और पिट्यूटरी। अब क्या होता है कि पिट्यूटरी ना TSH सेंड करेगा, कहाँ है, थोड़ी जगह है। ठीक है, ये पिट्यूटरी है, ये थायराइड है। ठीक है, ये इसको TSH देगा। ठीक है, इसको रिलीज करने के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग के लिए। ठीक है, और फिर इसके इसे ना रिलीज रिलीज करेगा यहाँ से कुछ अपने हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी, सॉरी TSH देगा, और फिर से इसकी अपनी एक साइकिल चलती है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक के अंदर भी समझते हैं इसको। एक मिनट रुके, मैं आपको थोड़ा सा थायराइड का समझाती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाऊंगी। रुको मैं भी समझाती हूँ, रुको। ठीक है,
इसमें टीएसएच जाएगा, पिट्यूटरी से आपका टीएसएच रिलीज होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ठीक है। टीएसएच और एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये आपका किडनी के लिए है, ठीक है। फिर आता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है एफएसएच, फिर आता है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो मेजरली ये आपके उसमें यूज होते हैं गोनाड्स में, ठीक है। और फिर आ गया पोस्टीरियर से हमें दो जो हार्मोन मिल रहे हैं, इसको ना आप ऐसे ही लिखिएगा, जैसे कि ये मैंने बनाया, पिट्यूटरी मान लीजिए, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, इससे जो दो निकल रहे हैं इसके नाम लिख दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके इसके दो के नाम हो गए। देन यहाँ पे 7 की ऐसे करके लिस्ट बना दीजिएगा, यही ऐसे ही याद करना है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो कहते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, वेसोप्रेसिन, ये काम करवाता है कौन, ये करवाता है हमारा, सबसे ज्यादा जो हानिकारक तरीके से काम करवाता है ये चाय, वो एंटी डायूरेटिक होती है। वो क्या करती है कि जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ा देती है कि जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो निकलने नहीं देती। तो फिर ये क्यों रिलीज कर रहा है, ये तो वहां रिलीज कर रहा है कि उसको बता रहा है कि हाँ रिलीज हो जा, मतलब आपको मतलब कि जो बॉडी में से टॉक्सिन्स है वो निकालने हैं, ये उसके लिए नॉर्मल जनरल कंडीशन के लिए है ये। पर ये उसको उसके अंदर धोखाबाजी करवाती है, मैंने को बताया ना ये धोखेबाजी करवाती है, जो चाय होती है वो धोखेबाजी करवाती है, ठीक है। वो इस चीज के अंदर धोखेबाजी करवाती है। वेसोप्रेसिन क्या हो गया, किसी जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उनको उनको सिकोड़ने का, कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, प्रेस करने का काम करती है। वेसोप्रेसिन होता है एक वेसो डायलेशन होता है ये, ठीक है, ये प्रेस करने का कार्य करती है, ये नुकसानदायी होती है, ठीक है। लेकिन ये किस कब 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 कभी हमारे काम में हमारे लिए जरूरी होता है ये हमारे लिए तब मतलब ये जनरली तभी एक्टिव होती है जब नमक ज्यादा खाया हो, सॉरी नमक ज्यादा ना खाया हो, सॉरी, जब वीकनेस होती है बॉडी में, और जब चाय वगैरह पी ली हुई होती है, एक नॉर्मल जनरल कंडीशंस में ये कार्य करती है। लेकिन जब ओवर द पीरियड, ये प्रोलॉन्ग पीरियड में बार बार हो रही है, तो इसका मतलब व्याधि हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा ही सिक्रीट हो रही है। एक जनरल सिक्रेशन तो हमें चाहिए ना बॉडी के लिए, ये उससे ज्यादा ऊपर चलने जाने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जब ओवर द पीरियड बहुत ज्यादा हो जाती है। स्ट्रेस जब होता है ये इसको बिगाड़ता है, ये ज्यादा निकालता है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस के टाइम में आप प्राणायाम का ज्यादा अगर अभ्यास करेंगे तो ये निकलता है, तो बॉडी में ये बैलेंस होना शुरू हो जाता है, निकलते मीन्स बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ना तो ये ओवर निकलेगा ना तो ये रुकेगा। एक होता है हमें ही है या कम ही हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, कुछ लोगों को वॉशरूम यानी कि यूरिन का अर्ज भी बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही होता है। तो ये उस चीज के हिसाब से बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अदरक बड़ी काम आती है इसके अंदर, लोग अदरक लेते हैं ना चाय के अंदर, ओहो, पहले ही नुकसान ऊपर से डबल नुकसान, ठीक है। लेकिन अगर वही आप गर्म पानी में अदरक और ऊपर से हल्का सा कोई भी अगर आप पुदीना डाल के हल्का सा रख सकते हैं कि दोनों बैलेंस कर देता है उसको, या फिर अगर आपने वो भी नहीं लिया, सिर्फ अदरक का पानी ले रहे हैं उसके अंदर हल्का सा आपने हनी डाल दिया, तो वो बेस्ट रहता है। लेकिन ये कभी कभी लेना है, ये नहीं कि हर रोज हम ले रहे हैं, नहीं, कभी कभी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, वी ऑल नो इट्स अ हैप्पी हैप्पी हार्मोन, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन में एक और चीज होता है, जब फीमेल्स में जब ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड एंड आफ्टर पोस्ट जेस्टेशन पीरियड ये रिलीज होता है, यही वो ऑक्सीजन के सॉरी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस होते हैं जो गैया को लगाए जाते हैं, गौ माता को लगाए जाते हैं, टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मिल्क फॉर द प्रोडक्शन, ये उसके लिए ही होता है। उनके जो सींग निकाल दिए जाते हैं उसके बाद ये इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, इसलिए उनके सींग भी निकाल दिए जाते हैं। जो हॉर्न निकाली हुई गैया गैया होती है, अगर आपके आसपास कहीं दिखती है, उसका मिल्क कभी मत लीजिएगा, उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रताड़ना वाला वो है, बहुत ज्यादा प्रताड़ना होती है उसमें। सो वो इस वो इन इंजेक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। और ये अच्छा एक और चीज भी होती है इसके अंदर, पहले टाइम में मैं ये, अगर बात बुरी लगे तो मैं कुछ कर नहीं सकती इसके अंदर, सॉरी, पर पहले के टाइम पे अ, चलिए जब टाइम आएगा तो कुछ होगा, वरना थोड़ा टॉपिक ड्राइव हो जाएगा।
चलें, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हाँ इसकी ये पूछा जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है थायराइड की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये पिछले वाले अटेम्प्ट में किसी का आया हुआ था। आई थिंक लास्ट दिसंबर में मतलब ये आया हुआ था इसकी लोकेशन का, कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है। इट्स लाई बिटवीन द C7 to T1, ठीक है। यानी कि इस सर पे होता है और ट्रैकिया के समान होता है। यानी कि ट्रैकिया के समान मतलब ये देखो, ये बीच में ट्रैकिया जा रहा है, उसके अगर पूरा उसके पे चिपटा हुआ है ऐसे करके, ये बटरफ्लाई ऐसी सुंदर सी बनी हुई है, ऐसे होता है। वैस्कुलर ग्लैंड होता है, मीन्स इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ये वेट करता है नियरली 25 ग्राम, यानी कि आपके गले में नियरली 25 ग्राम का एक कुछ अटका हुआ है। अटका हुआ मीन्स कुछ रखा हुआ है, कहने का तात्पर्य ये था। पर ये नहीं पता चलता बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ लिक्विड इज अराउंड इट। हमारी बॉडी में बहुत सारा लिक्विड है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का वेट उस तरह से हमें नेगेटिवली महसूस नहीं होता। इसे बियॉन्ड सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं यानी कि T4 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ट्रायल सॉरी ट्राइलिडोथायरोनिन, यानी कि हमारा 3 वाला, इसको 3 से बोलते हैं, इसको टेट्रा भी बोलते हैं। 4 को हम अगर लिखा आ जाए तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, लिखा आ जा सकता है। 3 को ट्राई, ये लिख लीजिएगा। साइंटिफिकली कोई चीज अगर 4 में होती है तो उसे हम टेट्रा बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके फोन में भी अगर 4 बार एक ही नंबर लगातार आ रहा है, जैसे कि पहले के नंबर होते थे ना 999 ऐसे ऐसे करके, तो लोग टेट्रा बोलते थे उसको, कम लोग बोलते थे बट आई यूज टू। तो टेट्रा भी बोलते हैं। और कुछ लोगों में 3 होता है, 999, तो उसका ट्राई 9 या ट्राई ऐसे करके लोग जनरली इसको यूज करते हैं। सो समवेयर इट इज रिटन लाइक दिस, साइंटिफिकली कह रही हूँ, इसको जनरल टर्म में कम यूज करते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज के साथ ज्यादा इसके वर्ड्स बने हुए हैं इसलिए, ठीक है। टेट्रा आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, बिल्डिंग्स में भी यूज होता है वर्ड, ठीक है। टेट्रा शेप है या टेट्रा टेट्रा फ्लोरिंग है इसकी, ऐसा कुछ करके बहुत सारे वर्ड्स इसके यूज होते हैं। ट्राई 3 तरीके की चीजों में हम यूज करते हैं। ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 एंगल होते हैं, इसलिए इसको ट्राई एंगल बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा के एग्जांपल्स थोड़े कम है एक्चुअली, पर ट्राई के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे से पूछ लेता है ये। तीसरी को ट्राई से भी बोलेगा और टीफो को ट्रेक्टर से बोलेगा, इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। फिर पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स फॉर कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। कैल्शियम का जो प्रॉब्लम होता है या कैल्शियम की जो हमें वो होती है ना कि हमारी बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इन्हीं से ही होती है। इसलिए कैल्शियम का इंपॉर्टेंस है, कैसे और कैसे कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी इससे प्रॉब्लम होती है, ओवर हो जाए तो भी होती है। और T3 T4 किस काम आते हैं, ये ग्रोथ में काम आते हैं। और हमारा क्या काम करते हैं, T3 T4 ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म। इसलिए जब हाइपर और हाइपोथायराइड जब हो जाता है, यानी कि या तो बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो बहुत ज्यादा यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गई, तो उस केस में क्या होगा, हाइपर में, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होंगी वो हमारी बहुत बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से इंसान पतला हो जाएगा। एक्सट्रीम पतला नहीं होता, पतला नहीं, सॉरी, पतला, एक्सट्रीम पतला हो जाता है। ये देखा है ना आप सबने, हाइपर में ऐसे ही होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। और फिर हाइपो में क्या होता है, सॉरी, हाइपो में मतलब कम, कम स्वाब हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, इंसान मोटा, ठीक है। और ये हमारी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ग्रोथ से भी होता है, और इनका टी सेल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो हमारी बॉडी में हम कहें ना कि रक्षा सूत्र कौन हमारा काम करता है, वो हमारे टॉन्सिल्स हैं जो सबसे पहले काम करते हैं। उसके बाद हम जब नीचे गेट डाउन करेंगे तो इट्स अ थायराइड विच एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, लाइक सब कुछ यहाँ से वो सब कुछ सिक्रेट होना और सब कुछ शुरू हो जाता है, उनकी अपनी पूरी कार्य चलता है, ठीक है। इसका चार्ट था वो नहीं है इसके अंदर, एनीवेज। फिर पैराथायराइड होता है। पैराथायराइड क्या करता है, मसूर के दानों के आकार की 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, इट्स लाइक फो, ठीक है। कहाँ पे, एक राइट लोब पे होगा और एक लेफ्ट लोब पे होगा, ठीक है। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे, ये रहा, एक ये रहा
ऐसे 4 है। दीज आर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर का एक और छोटा सा उसके अंदर ग्लैंड है, इसके भी अपने रोल्स हैं और इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, ये थायराइड ग्रंथियां होती हैं प्रत्येक खंड लोब में, मतलब पोस्टीरियर सतह पे भी और अवस्थित होती है। पोस्टीरियर साइड पे होती है, एंटीरियर साइड पे नहीं, पोस्टीरियर साइड पे होती है, ठीक है। फिर आता है हार्मोन, पैरा 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 हार्मोन भी कहते हैं इसको। इसके जो हार्मोन्स है वो पैरा हार्मोन, पीटीएच लिख लीजिएगा। मुझे ये भी क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है इसलिए। अच्छा, इसमें ये तो हो गया, इसका एक और चीज थी, एक, हाँ, इसमें ग्रेव डिजीज भी हो जाती है। ग्रेव डिजीज, वो क्या करती है ग्रेव डिजीज? उसमें जो आंखें होती है ना, आंखें हैं किसी की? नहीं है, आंखें नहीं है इसके अंदर किसी में, ठीक है। उसमें जो आईज होती है ना, ये आईज है मान लीजिए, वो देखिए पुराने जमाने के ड्रैकुलास जो होते थे, ऐसे मोटे मोटे डेले बाहर आ जाते हैं इसके अंदर, ऐसे। वो इतनी भयावह स्थिति होती है कि बच्चों की चीख निकल जाए। ये बिना ब्लैक गॉगल्स लगाए ये दे कैन नॉट वॉक आउट, ये कहीं बाहर नहीं जा सकते। एक एक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज इट्स रियली बिकम्स, आई डोंट नो, ये अच्छा है किसी के ऊपर ये ऐसे बात करना, पर हाँ ठीक है, उन्होंने भी बात करी है इस बारे में, तो हम भी कर ही सकते हैं। इट्स निखिल चिनप्पा फ्रॉम रोडीज, उनको ये ग्रेव डिजीज है। उनकी आईज जो है इतनी ज्यादा पॉप आउट हो चुकी हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि ही कैन नॉट इवन शूट अ सिंगल डे, आई मीन सिंगल टाइम ही कैन नॉट शूट, क्योंकि वो इतनी डरावनी लगती हैं। अगर उन्हें अपने शेड्स हटा दिए, ब्लैक शेड्स हटा दिए, तो एक नॉर्मल पर्सन जो सामने खड़ा हुआ है उसकी चीख निकल जाएगी, ऐसा लगेगा कोई ड्रैकुला सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल आंख के डेले पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट समेत होता है ना, वो पूरा बाहर आ जाता है। इतनी डरावनी लगती है आंखें, पूरी वेसल्स टाइप दिखने लग जाएंगी, बहुत अजीब से शक्ल हो जाती है वो, ठीक है। वो तो आप लोगों ने देखा होगा ना, खिलौने भी होते हैं कई बच्चों की, इसमें से आईज पॉप अप करके बाहर निकल रही होती है, ऐसे स्प्रिंग सा होता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके आई बनी हुई होती है। एक्चुअल में ऐसा लगता है, स्प्रिंग वाला पार्ट हटा दीजिए, ये वाला पार्ट जो है ना बिल्कुल ऐसे बाहर निकला हुआ होता है, तो उसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ये हो गया, हाँ जी। एड्रीनल सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, ये क्या काम करते हैं? ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, किसके ऊपर पाए जाते हैं? टोपी पाई जाती है, एक छोटी सी क्यूट सी टोपी होती है, ये हमारी किडनी के ऊपर होती है। स्ट्रेस में सबसे ज्यादा यही यही हैम्पर होती है, जब स्ट्रेस होता है सबसे ज्यादा यही हैम्पर होती है, ठीक है। तो इसको हमें बचा के रखना होता है, इसलिए हमें टाइमली पानी पीना चाहिए और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए प्रोलॉन्ग पीरियड पे। कभी कभी स्ट्रेस अच्छा है बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। ऊपर किडनी के ऊपर के सामने के भाग पर स्थित रहती है ये ग्रंथियां, तिनोके आकार की होती है, यानी कि ट्रायंगल शेप में ऐसी होती है। प्रत्येक ग्रंथि का बाह्य भाग कॉर्टेक्स होता है और तथा आंतरिक भाग मेडुला होता है। ये मैं आपको नर्वस सिस्टम बता चुकी हूँ कि अंदरूनी भाग होगा उसको मेडुला बोलते हैं, और ये मेडुला हमने वहां वर्ड पढ़ा था, तभी मैंने आपको कहा था किडनी में भी ये वर्ड बार बार यूज होगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये ग्लैंड के ऊपर बात कर रहा है, और कॉर्टेक्स हमेशा ही ऊपर की परत होती है, ठीक है, एज अ कवर, एज अ शील्ड, ठीक है। उसकी तरह इस कॉर्टेक्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट और राइट दो किडनियां हमारे पास होती है, और दोनों के ऊपर अपनी अपनी एड्रीनल ग्लैंड लगी हुई होती है, चढ़ी हुई होती है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी हम जब एड्रीनल ग्लैंड यानी कि जब सॉरी जब हम किडनी पढ़ेंगे तो उसमें इसका रोल भी ठीक से और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि बाहरी परत जो होती है इसकी, इससे कई स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप में हम कॉर्टिको स्टेरॉइड्स कहते हैं। कॉर्टिको स्टेरॉइड्स, ये मतलब ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है ये 3 क्षेत्र में 3 तरीके से विभाजित किया जाता है। कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहरी परत है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ी थी, तीन तीन तरीके की होती है, ड्यूरा पाया, सॉरी ड्यूरा एरकनाइड एंड पाया, यही पढ़ा था ना, याद है? 3 यस मेनेजेस। अच्छा, हाँ बड़ी थी, लेकिन वो कॉर्टेक्स के बाहर थी, वो कॉर्टेक्स के बाहर थी, ठीक है ना। कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स के बाहर की जो 3 लेयर थी वो थी मेनेजेस जो थी। अब ये जो है मेनेजेस, ये अंदरूनी तरफ में है, सॉरी कॉर्टेक्स की खुद की है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर है वो किस किस प्रकार से 3 तरीके से बनाई है। एक है आउटर, बाहरी, फिर मिडल, फिर इनर। सिंपल शब्द दिए मैंने उन्हें, ठीक है ना। लेकिन सिंपल शब्द तो सिंपल नहीं होते, ठीक है। ये होते हैं मिनरलो कॉर्टिको कॉइड्स, फिर ग्लूनो कॉर्टिको, सॉरी ग्लूनो कॉर्टिको कॉइड्स, फिर आते हैं गोनाडो
गोनोडोकॉर्टिकोकॉइड्स, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये अपने एल्डोस्ट्रॉन के लिए काम आता है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि ये नाम इनके हैं, ठीक है। और अगर कॉर्टिकोकॉइड्स आप वर्ड याद कर लेते हो, उसके आगे 3 लगा दो। क्या करोगे इसको याद करने का तरीका? यहाँ लिखो कॉर्टिकोकॉइड्स लिखा। अब आउटर इनर के हिसाब से लिख लो। यहाँ आ गया मिनरल वाली, यहाँ आ गई ग्लूनो वाली, फिर यहाँ आ गई हमारी गोनोडो, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना, सिंपल हो जाएगा, नाम अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल हो गया ना, छोटा कर दिया नाम को आपने, ठीक है। ऐसे ही याद करना, और ऐसे चार्ट में भी ऐसे ही बनाना है आपको, ओके। चलो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या रह गया है। फिर हम अपना ये इसको फिर ये वाला ग्लैंड करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर आ गया मध्य मिडल, आ गया आज में, हाँ कॉर्टिसोल होता है। इससे क्या क्या रिलीज हो रहा है? इससे रिलीज हो रहा है एल्डोस्ट्रॉन, इससे होते कॉर्टिसोल, इससे होते कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये रिलीज कर रहा है। सॉरी सॉरी। और मेल में गोनाडो वाली जो गोनाड स्विच होती है, उसके लिए कौन सी हमें सेक्स हार्मोन्स कौन सी रिलीज कर रहा है? ये मेल में करता है सेक्स हार्मोन्स करता है, फीमेल के अंदर ओस्टेरोजेंस करता है, ठीक है। इनके अपने रोल्स हैं, वैसे मैं नहीं बता रही हूँ, इनके अपने अपने रोल्स हैं, वैसे सभी के अपने अपने रोल्स हैं। और ये हर प्रकार से अलग अलग तरीके से इनके रोल्स निर्धारित होते हैं, ठीक है। कोई हमें हेल्प करता है, जैसे मेंसेस में हमें हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। कुछ होते हैं जो हमारी अगेंस्ट स्ट्रेस में हमारे काम आते हैं, और डाइजेशन नहीं बोलेंगे, चीजों को ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करते हैं। बॉडी से टॉक्सिन्स जो है उसका काम करते हैं। ये पढ़ोगे आप किडनी वाले में, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। किडनी वाले में ये आएगा, अभी यहाँ सिर्फ आपने नाम याद करना है। किडनी वाले में ये इसके मेजरली रोल्स आपको वहां मिल जाएंगे सारे, ठीक है। सो डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा कोई चैप्टर, ठीक है। फिर एड्रिनल मेडुला, यानी कि अंदरूनी साइड उसकी एड्रिनल की क्या कहती है? कहती है कि आंतरिक भाग जो है, जो कॉर्टेक्स से घिरा हुआ होता है, यानी कि ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, इसकी 3 लेयर लगा दो। अब यहाँ ये वाला भाग जो आ गया, अब ये वाला भाग जो आ गया, ये मेडुला आ गया, ठीक है, एड्रिनल का, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक तो इसमें इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनलाइन, इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसे नॉर एड्रिनलाइन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये नाम शायद आपने उसके अंदर पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, आई डोंट थिंक सो। उसमें एसिटाइल कोलाइन था, ये नाम नहीं पढ़ा होगा। नॉरनेफ्रिन पढ़ा है आपने उसके अंदर? नॉरनेफ्रिन पढ़ा था ना, सॉरी नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में आपको वहां बताया था, मैंने कहा ये किडनी का है, मैंने बताया था वहां पर एक पॉइंट आपको। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, शायद नोट्स को देखोगे ना एक बार, आपको याद आ जाएगा, वहां पे ये मैंने आपको बताया था, ये वाला, सिर्फ ये वाला था। इसके बारे में ये नहीं आया था, ये वाला नहीं आया था, ये वाला आया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पूछ लेता है, मैंने अगेन इस पे तो क्वेश्चन देखा है, पीछे अब तक जितने देखे थे उनमें से ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा होगा। उसके बीच वाला नहीं है, पर ये वाला देखा होगा, ठीक है। ये आपका पैंक्रियास स्टार्ट हो जाता है, ये हम कल से करेंगे, ठीक है। एक बार देख लें कितना रह गया आपको, थोड़ा सा ही रह गया होगा अब तो। कोई नहीं, कल तक खत्म हो जाएगा। ये है वो, तभी मैं आपको समझाने के लिए उस टाइम पे रुक गई थी। मैं कब थायराइड पढ़ लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। जब आप कुछ नई थेरेपी सीखते हो ना, जैसे कि आप कि ये चीज क्यों पीनी चाहिए, ये क्यों खानी चाहिए, ऊंचाई क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ जो करते हो ना, ये यहाँ से इस चीज को गवर्न करता है। ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि क्या रह गया था, ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ। ये देखिए, इसमें दे भी रखा है इन्होंने, हाइपोथायरॉयडिज्म दे रखा है, हाइपो दे रखा है, गोइटर बता रखा है, मेसेंटेरियम बता रखा है, देखिए ना, सब कुछ दे रखा है। ये मैं ऊपर काफी हद तक आपको इन सब चीजों के बारे में बता चुकी थी अभी। डोंट वरी, हम कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे इसे, कल मतलब मंडे को, ठीक है। चलें, कौन प्रेयर कराएगा? आज की ओपनिंग प्रेयर भी नहीं हुई थी। कल्याणी जी, आप करवा दोगे? जी मैं करवा दूंगी। जी।
सभी कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाइए, किसी भी ध्यान मुद्रा में। और मैं भागवत गीता का 8 अध्याय का नंबर 13 श्लोक है, वो मैं पढ़ रही हूँ।